दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि मुझे भी यही लगता है। कल को अगर उसने घर में घुसकर तुम्हें आई को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो तुम्हें अब शिफ्ट कर लेना चाहिए। रूबी ने भी अपना मत देती है अब आगे, लेकिन मेरे पास उस घर के अलावा और कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी? राधा थोड़ी उदास फेस के साथ बोलती है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वह अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। बस अब तुम वापस उस घर में नहीं जाओगी। रोहन राधा की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। हालांकि अभी भी राधा से वह थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि उसने उसे रघु के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। रोहन की बात सुनकर अथर्व थोड़ा सोचकर बोलता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? बंगले में शिफ्ट होने से पहले मैं जिस फ्लैट में रहता था वह अभी भी खाली पड़ा हुआ है। मैं टाइम टाइम पर उसकी सफाई भी करवाता रहता हूँ, इसलिए वह रहने लायक है। तुम राधा को वहाँ ले जा सकते हो। अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं है। ठीक है, आज से राधा उस फ्लैट में रहेगी। रोहन एक्साइटेड होकर बोलता है। राधा पहले थोड़ा हिचकिचाती है, फिर एग्री कर जाती है। रोहन राधा की तरफ देखकर बोलता है, तुम अभी मेरे साथ में चलो। आज से तुम वहीं रहोगी और कल मेरे कुछ आदमी तुम्हारे पुराने घर से तुम्हारा सामान ले आएंगे। अब तुम वहाँ दोबारा कभी नहीं जाओगी। रोहन चेहरे पर एक सीरियस लुक के साथ बोलता है। उसके बाद सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रोहन राधा और आयु को लेकर अधर्व के पुराने फ्लैट पर चला जाता है। राधा थोड़ी उदास जरूर थी, क्योंकि उसका पुराना घर उसके माँ पापा की आखिरी निशानी थी, लेकिन उसे खुद से ज़्यादा डर आयु के लिए लग रहा था। रघु उसे नुकसान पहुंचा सकता था। उस घर में रहना अब उसके लिए वाकई सुरक्षित नहीं था। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मोहन अधर्व के फ्लैट पर पहुंच जाता है। तीनों फ्लैट के अंदर जाते हैं। फ्लैट काफ़ी साफ सुथरा था। अधर्व टाइम टू टाइम फ्लैट अच्छे से सफाई करवाता रहता था। दीदी, यह फ्लैट तो सचमुच बहुत सुंदर है। क्या आज के बाद हम यहाँ पर रहेंगे? आयु एक्साइटेड होकर बोलता है। रोहन उसके बालों में हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, आज से तुम और तुम्हारी दीदी यहीं रहोगे, इसी फ्लैट में। तीनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी हाथ में कुछ कपड़े लेकर फ्लैट के गेट पर आता है। रोहन बाहर जाकर वह कपड़े लेकर अंदर आ जाता है। ये लो, यह कुछ कपड़े हैं। आज रात यहाँ से काम चला लो, कल तुम्हारे कपड़े यहाँ पर पहुँच जाएंगे। राधा को इग्नोर करते हुए वो कपड़े आयु को दे देता है। राधा के आधार के फ्लैट रहने का डिसीजन होते हैं। रोहन ने दोनों के कपड़े का अरेंजमेंट कर दिया था और उसका आदमी वह कपड़े फ्लैट पर पहुंचाकर चला गया था। राधा और आयु दोनों अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। रोहन अभी भी राधा से गुस्सा था। वह उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा था। वह आयु के पास आकर बोलता है, अब तुम लोग सो जाओ, मैं घर के लिए निकल जाता हूँ और किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो बेझिझक मुझे फ़ोन कर देना। रोहन जिस तरह से राधा को इग्नोर कर रहा था, वह अच्छे से नोट कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि रोहन उसे इग्नोर कर रहा है। रोहन वहाँ से जाने लगता है। वह रोहन को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ उसके गले में अटक गई है। रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वह रुकना तो चाहता था, लेकिन नहीं, यह भी दिखाना चाहता था क्यों वह गुस्सा है। वह दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलने वाला होता है कि तभी पीछे से उसे आयु की आवाज़ आती है, रोहन भैया। रोहन पीछे पलट कर देखता है। क्या हुआ आयु भैया, क्या आज रात आप यहीं रुक सकते हैं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आयु बेचारा सा मुंह बनाकर बोलता है। आयु की बात सुनते ही रोहन का दिल खुशी से उछलने लगता है, लेकिन वह अपनी खुशी को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। वह अपना फेस नॉर्मल ही रखता है। राधा चुपचाप खड़ी रोहन के जवाब का इंतजार कर रही थी।
वह प्रार्थना कर रही थी कि रोहन आयु की बात मान जाए और रात यहीं रुक जाए। कुछ पल सोचने के बाद रोहन फाइनली बोलता है, ठीक है, आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। उसका जवाब सुनते ही राधा का दिल जैसे उसके सीने में डिस्को डांस करने लगता है और आयु के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। राधा आयु को सुलाने के लिए कमरे में चली जाती है और रोहन वहीं बाहर सोफे पर लेट जाता है। आयु आज सच में बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वह बेड पर गिरते ही सो जाता है। लेकिन राधा की आंखों में नींद नहीं थी। रोहन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों ही एक दूसरे को देखने, एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन रोहन राधा से वाकई में बहुत नाराज था और वह अपनी नाराजगी राधा को उससे बात न करके दिखाना चाहता था। रोहन पूरी रात सोफे पर पड़ा हुआ राधा और वायु के कमरे पर नजर गड़ाए रखता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें लग जाती हैं। अधर्व की गाड़ी घर के रास्ते में थी। वह पहले करिश्मा को उसके घर ड्रॉप करता है, सिर्फ अपने घर के लिए निकल जाता है। करिश्मा को ड्रॉप करने के बाद अधर्व रूम को आगे जाकर पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए बोलता है और बस और ज़्यादा उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहता था। रूबी चुपचाप आके कार के आगे बैठ जाती है। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। अधर्व गाड़ी चला रहा था। अधर के हाथ पर रुमाल बंधा हुआ था, जिस पर अभी भी हल्का हल्का खून लग गया था। रूबी की नज़र उस पर पड़ती है। उसे थोड़ी चिंता होने लगती है। वो अधर्व की तरफ देखकर कहती है, अधर्व। अधर्व उसकी तरफ देखकर तुरंत बोलता है, क्या हुआ? ऑल ओके? डू यू नीड एनीथिंग? उसे लगता है शायद रूबी को कुछ चाहिए। रूबी ना में अपनी गर्दन हिलाकर बोलती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। आई थिंक हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अधर्व अपने हाथ की चोट को इग्नोर करते हुए बोलता है, ज़रूरत नहीं है, घर जाकर पट्टी कर लूँगा। वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हम और लेट नहीं करेंगे। अधर्व की बात सुनकर अचानक रूबी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। दोनों कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठे रहते हैं। अचानक रूबी को थोड़ा बेचैनी सी होने लगती है। अधर्व, गाड़ी रोको प्लीज। रूबी की आवाज़ सुनते ही अधर्व तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ? अधर्व कंसर्न वॉइस में पूछता है। गाड़ी के रुकते ही रूबी भागकर गाड़ी से बाहर निकलती है और सड़क के कोने पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी भी वोमिटिंग हो जाएगी। अधर्व तुरंत अपनी सीट बेल्ट निकालकर गाड़ी से बाहर निकलकर रूबी के पास भागता हुआ जाता है। क्या हुआ रूबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे अचानक गाड़ी से बाहर क्यों निकल आई? अधर की आवाज़ में डिस्परेशन और चिंता दोनों थी। अचानक रूबी का मन और भी ज़्यादा बेचैन होने लगता है और उसे बहुत उल्टी करने का मन करता है। अधर, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे वोमिटिंग होने वाली है। रूबी बहुत बेचैनी के साथ बोलती है, इट्स ओके, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है। अधर रूबी के बैग को रब करने लगता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम थोड़ी देर यहीं रुक सकते हैं? मुझे इस वक्त खुली हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ अजीब सी घुटन हो रही है मुझे। रूबी अधर की तरफ देखकर पूछती है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पर रुक सकते हैं और अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो हम हॉस्पिटल भी चल सकते हैं। जस्ट लेट मी नो। अदर थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में बोलता है, नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ी बेचैनी हो रही है और थोड़ी खुली हवा की ज़रूरत है। थोड़ी देर के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। यह बोलकर रूबी गाड़ी का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। अधर भी उसके बगल में ही खड़ा हो जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था
और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। रूबी ने सिर पे एक स्कर्ट पहनी हुई थी, जिस वजह से उसे ठंड लगने लगी थी। वह अपने हाथों को आपस में मलती है ताकि उसे थोड़ा गर्मी मिले। अधर्व उसे इस तरह देखता है तो तुरंत अपना कोट निकालकर रूबी को पहना देता है। रूबी चुपचाप खड़ी अधर्व को देखती है। कोट पहनाते वक्त दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। इस वजह से दोनों की दिलों की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती हैं। दोनों को फिर से एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग जो अतीत में आती थी जब दोनों एक दूसरे के करीब आते थे। अधर की आंखों में वह केयर और जेंटलनेस जो कभी तब आती थी जब वह रूबी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। जिस तरह से वो उसका ख्याल रखता था, वह सब कुछ इस वक्त रूबी उसकी आंखों में देख सकती थी। कुछ देर यूं ही दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। अधर्व धीरे धीरे रूबी को अपने करीब ले आता है। रूबी की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो रही थीं। अधर्व रूबी को अपना कोट ठीक से पहनाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? अधर्व रूबी से पूछता है। रूबी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अधर्व रूबी की आंखों में देखकर बोलता है, हम सिर्फ 5 मिनट यहाँ पर रुकेंगे। हवा बहुत ठंडी है। इतनी ठंडी हवा में तुम्हारा ज़्यादा देर तक यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अधर्व की बात सुनकर वह एक बार फिर से अपना सर हिला देती है और अधर्व उसके बगल में खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी, एक अजीब सी साइलेंस थी। अधर्व को अपने पास खड़ा देखकर, उसकी अपने लिए इतना चिंता देखकर रूबी अपने मन में सोचती है, काश अधर्व, काश हमेशा तुम ऐसे ही रहते, हमेशा मेरी इतनी केयर करते। आखिर क्यों तुमने मेरे साथ इतना गलत किया और आखिर अब क्यों तुम फिर से अचानक इतने अच्छे बन गए? क्यों मेरा दिल तोड़ा तुमने, मुझे इतनी तकलीफ दी और अब मेरे ही सामने करिश्मा को अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हो? क्यों मुझे इतना हर्ट कर रहे हो? क्या वाकई में तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? क्या तुम्हें जरा भी मेरे जज्बातों का ख्याल नहीं रहा? क्या तुम्हारी यह फिक्र सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं? क्या हो गया है हमारे रिश्तों को, एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग को? क्या हो गया है तुम्हें अधर्व? समझ नहीं आता कि अब चीज़ों को कैसे सुधारूं, कैसे सब ठीक करूं, आखिर कैसे? कुछ देर खड़े रहने के बाद दोनों फिर गाड़ी में बैठकर बंगले में पहुंच जाते हैं। दोनों अपने रूम में जाते हैं और चेंज करके सो जाते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से रूबी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए अधर्व रात को उसने ज़्यादा परेशान नहीं करता और सोने देता। इधर दूसरी तरफ लाख कोशिश करने के बाद भी राधा की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर से उठती है और वह बाहर जाती है। वह देखती है कि रोहन सोफे पर सो रहा है। रोहन का चेहरा देखती है, राधा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह धीरे से चलकर रोहन के पास आकर बैठ जाती है। वह बिल्कुल आवाज़ नहीं करती और बहुत ही प्यार से सोते ही रोहन के हैंडसम से चेहरे को टकटकी लगाए देखती रहती है। उसके होठों पर एक मुस्कान फैल जाती है, लेकिन यह मुस्कान जल्द ही उदासी में बदल जाती है। राधा जानती थी कि कहीं न कहीं रोहन से थोड़ा गुस्सा जरूर है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रोहन को कैसे मनाए। वह देखती है कि रोहन बिना ब्लैंकेट के ही सो रहा है। बाहर काफ़ी ठंड हो रही थी, इसलिए वह फटाफट रूम से एक ब्लैंकेट लेकर आती है और रोहन को ढक देती है। पैरों से उसकी गर्दन तक उस पर ब्लैंकेट ढक देती है। कुछ देर बैठे उसे निहारती है। राधा की नज़रें रोहन के चेहरे के एक एक पिक्चर को निहारती हैं। उसकी गहरी भौहें, उसकी बंद आँखें, उसकी तीखी नाक, हल्के गुलाबी होंठ। रोहन के फेशियल पिक्चर किसी हीरो से कम नहीं थे। पता नहीं अचानक उसे क्या होता है, वह अपने आप को रोक ही
नहीं पाती और धीरे से अपना चेहरा रोहन के करीब लाती है और उसके माथे पर किस कर देती है। रोहन को किस करने के बाद एक अजीब सी स्माइल के साथ अपने रूम में वापस चली जाती है। राधा के चले जाते ही रोहन अपनी आंखें खोलता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। राधा के नरम मुलायम ओठों का एहसास उसके चेहरे के स्माइल ले आता है। असल में रोहन की नींद उसी वक्त खुल गई थी जब राधा ने उस पर ब्लैंकेट डाला था। उसकी नींद खुल चुकी थी लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखी। रोहन ने सोचा कि राधा उस पर ब्लैंकेट ढक कर वापस चली जाएगी, लेकिन उसने महसूस किया कि राधा गई नहीं बल्कि उसी के पास बैठ गई है। अब उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि राधा उसे घूर रही है। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद रोहन ने महसूस किया कि राधा उसके करीब आ रही है, क्योंकि वह उसके परफ्यूम को अपने करीब महसूस कर सकता था। रोहन की दिल की धड़कन उस वक्त तेज हो गई जब राधा के नर्म मुलायम होंठ रोहन के माथे से टकराए। उस वक्त जैसे रोहन की सांसें ही थम गई थीं। फिर उसने महसूस किया कि राधा की परफ्यूम की स्मेल धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब वह वहाँ से चली गई है। उसके जाते हुए कदमों की आवाज़ सुन सकता था। जैसे ही राधा ने रूम में दरवाज़ा बंद किया, रोहन ने अपनी आंखें खोल ली। रोहन चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर अपने हाथ से अपना माथा छू कर देखता है और फिर कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखता है। थैंक यू फॉर गुड नाइट किस माई लव। फिर रोहन उस ब्लैंकेट को अपनी बाहों में दबोच के बड़ी स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद करता है और फिर वहीं सो जाता है। रात आधी से भी ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन रूबी की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। अदर उसके बगल में सो रहा था, उसे अपनी बाहों में भरे हुए, लेकिन उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अचानक ही उसे कुछ चटपटा खाने का बहुत मन होने लगता है। वह अपने आप को अदर की बाहों से आज़ाद करवाकर खड़ी होकर बिस्तर पर बैठ जाती है और बेचारा सा मुंह बना लेती है। अधर की तरफ पलट कर देखती है जो बड़े चैन से सो रहा था। रूबी इस तरह से अधर को चैन से सोते हुए देख थोड़ा चिढ़ जाती है। यहाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है और यह इतना चैन से सो रहा है, क्या करूँ, उठाऊं कि नहीं। रूबी इसी उलझन में अधर को देखे जा रही थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है, फिर उसकी क्रेविंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता था। वह अधर को कंधे से ही हिलाकर उठाने की कोशिश करती है। अधर अधर उठो ना, अधर। रूबी अधर को आवाज़ जोर जोर से देकर हिला रही थी और अधर्म की नींद खुल जाती है। वह रूबी को इस तरह देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फटाफट उठकर पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुमको प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या डॉक्टर के पास चलें? अधर अचानक बेचैन सा हो जाता है। अधर के इस तरह अचानक सवालों की बारिश कर देने से रूबी एक पल के लिए चुप हो जाती है। रूबी की तरफ से कोई जवाब ना मिलता देखता है, उससे पूछता है, क्या हुआ, कुछ तो बताओ तो सही। रूबी थोड़ा हिम्मत करके बोलती है, अधर्व एक्चुअली में वह मुझे ना। रूबी हिचकिचाने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बोले, कहीं अधर्व गुस्सा हो गया तो। उसे इस तरह से हिचकिचाता हुआ देख अधर फिर से पूछता है, तुम क्या रूबी, साफ साफ बोलो, क्या बात है। अब अधर को भी थोड़ा बेचैनी होने लगती है। रूबी फाइनली एक गहरी सांस लेती है और हिम्मत करके बोल देती है, अधर एक्चुअली मुझे छोले भटूरे खाने का बहुत मन हो रहा है और मुझे अभी खाने हैं। रूबी की बात सुनकर अधर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। उसके चेहरे पर आर यू सीरियस वाले एक्सप्रेशन थे। वो उसके मुंह की तरफ देखता है। क्या कहा तुमने, क्या खाना है तुम्हें? रूबी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, छोले भटूरे
बहुत मन हो रहा है। अधर्व रूबी की तरफ हैरानी से देखता है। तुम्हें छोले भटूरे खाने हैं, वह भी इस वक्त? टाइम देखा है क्या हो रहा है? रात के 3 बज रहे हैं। इस वक्त कौन सी दुकान या रेस्टोरेंट खुले मिलेंगे छोले भटूरे खाने के लिए? और तो और घर के तो सारे नौकर भी अब तक सो चुके हैं। अभी कोई छोले भटूरे नहीं, सो जाओ, कल सुबह खा लेना। अधर की बात सुनकर रूबी का मुंह लटक जाता है। अधर उसके चेहरे को नोट करता है। मैंने कहा ना सुबह खा लेना, अब इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? अधर की बात सुनते ही रूबी की आंखें भर आती हैं। लेकिन मेरा अभी खाने का मन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। रूबी की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से आजकल उसका मूड बहुत ही स्विंग होने लगा था। कभी बहुत मीठा खाने का मन होता है तो कभी कभी बहुत चटपटा या कभी कभी बहुत तीखा खाने का मन करता है। आजकल उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी है। उसका मूड भी हर एक मिनट में बदलता था। कभी कभी बेवजह खुश तो कभी बेवजह ही दुखी हो जाती थी। रूबी की आंखों में आंसू देखते ही अधर थोड़ा पैनिक हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। अधर थोड़ा घबराया हुआ बोलता है। अधर की बात सुन रूबी चुप हो जाती है। रूबी को देखकर अधर एक गहरी सांस लेता है और अपने बिस्तर से उठकर कमरे के बाहर जाने लगता है। रूबी भी फटाफट कर उसे फॉलो करती है। दोनों सीढ़ियों से होते हुए किचन में पहुंच जाते हैं। तुम क्या करने वाले हो? रूबी थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछती है। अधर किचन में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। वह छोले भटूरे के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके गैस के पास रख देता है, जिसे देखकर रूबी की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। यह तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों, क्या रूबी की प्रेगनेंसी की वजह से अधर और रूबी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? क्या रूबी को अपना प्यार मिल जाएगा? यह देखने के लिए मेरे साथ इस कहानी पर इसी तरह बने रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें।